आ रहा है भाई? आवाज आ रही है? चलो ओम शांति। तो आज का जो टॉपिक है वो है इमोशनल स्ट्रेंथ फॉर रेजिलिएंट लाइफ। तो इमोशनल स्ट्रेंथ माना क्या होता है? जैसा कि अभी ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया दीदी जी ने, तो उसमें बताया कि इमोशनल स्ट्रेंथ यानी भावनात्मक रूप से मजबूत। तो इमोशनल स्ट्रेंथ यानी भावनात्मक रूप से मजबूत फॉर रेजिलिएंट लाइफ। रेजिलिएंट लाइफ का मतलब क्या होता है? तो रेजिलिएंट लाइफ का मतलब है कि अपनी लाइफ में जो भी चैलेंजेस आते हैं, परिस्थितियां आती हैं, चाहे वो परिस्थितियां अच्छी हो या परिस्थितियां बुरी हो, उस परिस्थितियों को हम कितना जल्दी ओवरकम कर सकते हैं, मतलब उन परिस्थितियों के पार हम कैसे पहुंच सकते हैं, तो उसका मतलब होता है रेजिलिएंट लाइफ। तो रेजिलिएंट लाइफ माना एक अपने आप में क्षमता होती है कि कैसी भी परिस्थिति आवे, कैसी भी सिचुएशन आवे, कोई भी व्यक्ति हमारे सामने आवे, तो हम उस सिचुएशन को, परिस्थिति को किस तरह से पार कर सकते हैं। अगर उस परिस्थिति को मुझे आसानी से पार करना है, तो जो मानसिक स्थिति होती है, वो मानसिक स्थिति हमारी क्या होनी चाहिए? बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। तो उसी स्ट्रांग मानसिक स्थिति को हम इमोशनल स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। इमोशंस यानी हमारी भावनाएं। भावनाएं समझती हैं आपको? भावनाएं यानी हम किसके बारे में बात करते हैं? तो भावना यानी जैसे होती है प्रेम की भावना, दया की भावना, रहम की भावना, सुख की भावना। उसके अपोजिट में होता है एंगर की भावना, एंजाइटी, मतलब स्ट्रेस में रहना, बेचैन रहना, गुस्से में रहना, ये भी भावनाएं हैं। तो अगर हमें अपनी लाइफ को बहुत बेहतरीन बनाना है, बेहतर बनाना है, तो हमें इमोशनली क्या रहना पड़ेगा? स्ट्रांग रहना पड़ेगा, राइट? कोई व्यक्ति अगर आपके सामने आता है, उसने आपसे बहुत प्यार से बात की, तो हम भी उससे बहुत प्यार से बात करेंगे, तो उस वक्त हमें प्रेम की भावना का एहसास होता है। अगर कोई व्यक्ति हमारे सामने आता है और हमसे थोड़ा सा गुस्से में बात करता है, तो ऑटोमेटिकली अंदर में एक गुस्से की भावना हमारे भी आ ही जाती है। अगर हमारा अवेयरनेस ना हो तो वो होती है गुस्से की भावना। तो हमारी भावनाएं किसके ऊपर डिपेंड हो गई? सामने वाले व्यक्ति के ऊपर डिपेंड हो गई। तो क्या हम उसे भावनात्मक रूप से मजबूत कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो जो हमारी भावनाएं हैं, हमारे इमोशंस हैं, वो चेंज नहीं होने चाहिए। जो हमारी ओरिजिनल भावनाएं हैं, उन भावनाओं को हमें क्या करना है? बनाए रखना है। तो उसे हम कहते हैं इमोशनल स्ट्रेंथ फॉर रेजिलिएंट। टॉपिक क्लियर हो गया सभी को कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं? तो आज हम बात करेंगे कि हमें मानसिक रूप से कैसे मजबूत बनना है ताकि हमारे जीवन बेहतरीन हो सके। तो आज के टॉपिक में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज के टॉपिक में ये जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, ये पॉइंट्स के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे कि व्हाट इज़ इमोशनल स्ट्रेंथ। इमोशनल स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, और अगर किसी के कोई व्यक्ति इमोशनली मजबूत है, इमोशनली स्ट्रांग है, तो उसकी निशानियाँ क्या होंगी? अंडरस्टैंडिंग इमोशनल रेजिलियंस। इमोशनल रेजिलियंस का मतलब क्या होता है, और हमारे जीवन में इमोशनल स्ट्रेंथ इम्पॉर्टेंट क्यों है? हम अपने जीवन में आने वाले तनाव को और बेचैनी को, स्ट्रेस एंड एंजाइटी को हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं? हम अपने रिलेशनशिप्स को पॉजिटिव कैसे बना सकते हैं?
सेल्फ अवेयरनेस यानी खुद के ऊपर ध्यान रखना, खुद की संभाल करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसे हम अपने जीवन में किस तरह से धारण करें, हम अपने इनर स्ट्रेंथ को और कॉन्फिडेंस को कैसे बिल्ड करें। देन हम कुछ टिप्स देखेंगे कि किस तरह से कुछ चीज़ों को फॉलो करने से हम इमोशनली स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट हम स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज इमोशनल स्ट्रेंथ। तो इमोशनल स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति इमोशनली स्ट्रॉन्ग है तो वो अपने इमोशंस को प्रॉपरली क्या कर पाता है, मैनेज कर पाता है। कोई भी परिस्थिति हो वो अपने इमोशन से डगमग नहीं होता, यानी उसकी मानसिक स्थिति हिलती नहीं है, उसकी मानसिक स्थिति अचल अडोल रहती है। राइट, उस व्यक्ति का खुद के ऊपर बहुत अटेंशन होता है, सेल्फ अवेयरनेस जिसे हम बोलते हैं सेल्फ अवेयरनेस। अगर इमोशनली स्ट्रॉन्ग है तो वो सेल्फ अवेयर होगा, उसके इमोशंस उसके कंट्रोल में होंगे, बिकॉज उसका जो इमोशंस के रिमोट कंट्रोल है वो उसके स्वयं के पास होंगे, ना कि बाहरी किसी व्यक्ति या परिस्थिति के पास होंगे। और उसकी एबिलिटी होगी कि वो कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन रहेगी अपनी मानसिक स्थिति को बनाए रखेगा। स्थित प्रज्ञ, ये शब्द सुना होगा सभी ने, स्थित प्रज्ञ। तो स्थित प्रज्ञ का अर्थ क्या होता है, बहुत सारी किताबों में लिखा हुआ होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी किताबों के, हिंदी की जो किताबें होती हैं उनमें पोएम्स में ये वर्ड बहुत बार यूज़ किया होता है, स्थित प्रज्ञ। तो स्थित प्रज्ञ का अर्थ होता है कि चाहे सुख की परिस्थिति आए तो भी सुखी ज़्यादा नहीं होना है, चाहे दुख की परिस्थिति आए तो दुखी नहीं होना है। एक रस स्थिति जिसे हम बोलते हैं उसे हम कहते हैं स्थित प्रज्ञ। तो इमोशनल स्ट्रेंथ हाईएस्ट उसका है जो हर परिस्थिति में एक रस है, यानी एक समान है, न सुख में सुखी होता है न दुख में दुखी होता है। चाहे कोई व्यक्ति उसे दुखी कर रहा है, चाहे कोई व्यक्ति उसे सुख के कोई साधन ला के दे रहा है, चाहे परिस्थितियाँ बहुत अच्छी हैं, चाहे परिस्थितियाँ बहुत विपरीत हैं, वो व्यक्ति डगमग नहीं होता। उसको हम कहते हैं कि वो व्यक्ति क्या है, इमोशनली स्ट्रांग है, उसका इमोशन बहुत ही स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ मीन्स पावरफुल। नाउ नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, अंडरस्टैंडिंग इमोशनल रेजिलियंस। तो यहाँ पे जो रेजिलियंस वर्ड है ना, रेजिलियंस वर्ड का मतलब होता है बाउंस बैक। कभी कभी अवेयरनेस ना होने की वजह से कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि हमारी स्थिति क्या हो जाती है, डगमग हो जाती है, डगमग हो जाती है, थोड़ी सी परिस्थिति हिल जाती है, लेकिन हम कितनी जल्दी उस चीज़ को समझ के हम अपनी ओरिजिनल स्थिति में वापस आते हैं, कितने कम समय में, उसको हम लोग बोलते हैं इमोशनल रेजिलियंस। ये भी एक प्रकार की एबिलिटी है, क्षमता है, जिसे हम कहते हैं कि एबिलिटी टू बाउंस बैक। कितनी भी विकट परिस्थिति हो हम अपनी ओरिजिनल स्थिति में क्या करते हैं, बाउंस बैक करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं इमोशनल रेजिलियंस। तो रेजिलियंस ये क्षमता हमको प्राप्त कैसे होती है, तो वो क्षमता प्राप्त करने के लिए देखो यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हुए, जैसे देखो ऑप्टिमिज्म, सेल्फ बिलीफ, कंट्रोल ऑफ सेल्फ। तो ये सारी चीज़ों से हमें रेजिलियंस यानी बाउंस बैक की एबिलिटी प्राप्त होती है। ऑप्टिमिज्म यानी क्या, ऑप्टिमिज्म यानी आशावादी। किसी भी परिस्थिति में हमें क्या रहना है, होपफुल रहना है, आशावादी रहना है, निराशा का कोई भी विचार हमारे मन में नहीं आना चाहिए। सेल्फ बिलीफ, स्वयं पर विश्वास होना चाहिए। कंट्रोल ऑफ सेल्फ, हमारे इमोशंस पे हमारा पूरा कंट्रोल होना चाहिए। विलिंगनेस टू अडॉप्ट, परिस्थिति के अनुसार अपने अंदर बदलाव लाने की क्षमता होनी चाहिए। विलिंगनेस टू बी फ्लेक्सिबल, परिस्थिति के अनुसार हमारा भावनात्मक लचीलापन वहाँ पे देखना चाहिए, इमोशनली हम कितने फ्लेक्सिबल हैं। एबिलिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम, कभी किसी विकट परिस्थिति में है तो परिस्थिति मेरे पास क्यों आई, कैसे आई, किसकी वजह से आई, ये सब चीज़ों का विचार करने से अच्छा है कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए। इमोशनल अवेयरनेस, इमोशनल अवेयरनेस। देन सोशल सपोर्ट, सोशल सपोर्ट यानी फैमिली का सपोर्ट, जो हमारे मेंटर्स होते हैं उनका सपोर्ट, हमारे गुरु का सपोर्ट, इसको हम लोग बोलते हैं सोशल सपोर्ट। देन सेंस ऑफ ह्यूमर, सेंस ऑफ ह्यूमर का यहाँ पे ये मतलब है कि अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन, अंडरस्टैंडिंग द पर्सन, जो भी आपके सामने है।
सो वाई इमोशनल स्ट्रेंथ इज इम्पॉर्टेंट? हमारे लाइफ में भावनात्मक रूप से मजबूत बने रहना क्यों इम्पॉर्टेंट है, उसका महत्व क्या है? अगर हम भावनात्मक रूप से मजबूत हैं तो हम किसी भी परिस्थिति में अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। स्ट्रेस होता है स्ट्रेस होता है कि नहीं होता है? होता है। हम जनरली पास्ट की कुछ चीज़ों को लेकर के सोचते रहते हैं और भविष्य में क्या होगा चीज़ों को लेकर के सोचते रहते हैं। किसी ने हमें कुछ कह दिया उसको लेकर के हम सोचते रहते हैं। इन सारी चीज़ों की वजह से टिक 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 हमारे थॉट्स क्या होते रहे, चलते रहते हैं और उसकी वजह से धीरे धीरे हमारे मन के ऊपर क्या होता है, स्ट्रेस क्रिएट होता है। लेकिन अगर हम लोग इमोशनली स्ट्रांग बन जाते हैं, इमोशनली स्ट्रांग हैं, तो हम अपने स्ट्रेस को इजीली क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। बेटर इमोशनल रेगुलेशन। इमोशनल रेगुलेशन का मतलब होता है कि अभी मुझे अपने आप को चेक करना है कि मेरा इमोशन कौन सा चल रहा है। अगर वो मेरा नेगेटिव इमोशन है तो मुझे इमीडिएटली उस नेगेटिव इमोशन को कहाँ पे चेंज करना है, पॉजिटिव इमोशंस पे चेंज करना है। उसे हम कहते हैं इमोशन रेगुलेशन। कि इमीडिएटली आफ्टर गेटिंग अवेयर कि विच टाइप ऑफ इमोशन इज गेट क्रिएटेड इन माई माइंड, तो मैं उसको इमीडिएटली क्या कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। बहुत बारी क्या होता है, हमें समझ में आता है कि मेरे माइंड में नेगेटिव विचार चल रहा है, समझ में आता है कि मेरे माइंड में नेगेटिव विचार चल रहा है, लेकिन उतनी विल पावर नहीं होती या उतनी ताकत नहीं होती कि मैं उस विचार को क्या कर पाऊँ, चेंज कर पाऊँ। तो अगर वो नहीं है तो इसका मतलब है कि हम इमोशनली उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। देन एनहांस रेजिलियंस। हम कितनी जल्दी बाउंस बैक करते हैं। कभी कभी हमारी अगर स्थिति अच्छी ना हो तो हम उस खराब स्थिति में कितनी देर तक रहते हैं। 1 मिनट रहते हैं या 1 घंटे रहते हैं, 1 दिन रहते हैं, 1 हफ्ता रहते हैं, 1 महीना उसी स्थिति में है या 1 साल तक उसी स्थिति में। उस स्थिति से अपनी ओरिजिनल स्थिति में हम कितनी जल्दी बाउंस बैक करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इमोशनल रेजिलियंस। तो एनहांस्ड इमोशनल रेजिलियंस का मतलब होता है कितने कम समय में मैं अपने इमोशन को ठीक कर पाऊँ, अपने एनर्जी को ठीक कर पाऊँ। स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप को अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो इमोशनली क्या होना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। देन एडेप्टिबिलिटी हमारी बढ़ती है। एडेप्टिबिलिटी यानी जो भी परिस्थितियां हैं उनको हम अच्छे से समझ पाते हैं और उसको स्वीकार कर पाते हैं। डिसीजन मेकिंग हमारा अच्छा हो जाता है। किसी भी परिस्थिति में निर्णय लेने की जो क्षमता है वो हमारी बढ़ जाती है। प्रोडक्टिविटी, किसी भी कार्य को अच्छी रीति से संपन्न करने की जो हमारी एबिलिटी है वो बढ़ती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ती है। एंड ओवरऑल जो हमारा लाइफ का क्वालिटी है, ओवरऑल वेलबींग, वो इम्प्रूव होता है। तो ये सारी चीज़ों के लिए इमोशनल स्ट्रेंथ हाईएस्ट होना यानी बहुत अच्छा होना ज़रूरी है। क्लियर है सभी को यहाँ तक? इमोशनल स्ट्रेंथ क्या है हमने देखा। देन इमोशनल रेजिलियंस क्या होता है, बाउंस बैक, किसी भी परिस्थिति से अपने आप को अच्छी स्थिति में लेके आने में कितना समय लगता है और हमारे जीवन में इमोशनल स्ट्रेंथ इम्पोर्टेंट क्यों है। तो ये सारी चीज़ें। नाउ अभी हम चेक करते हैं कि हमारा इमोशनल हेल्थ ठीक है या नहीं। कितने लोगों को लगता है हमारा इमोशनल हेल्थ बहुत स्ट्रांग है? इमोशनल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। कितने लोगों को लगता है? और कितने लोगों को लगता है कि नहीं, थोड़ा सा ऊपर नीचे कभी कभी हो जाता है तो हमें उसे इम्प्रूव करना है, राइट? तो अभी हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, क्राइटेरिया देखेंगे। मैं उस क्राइटेरिया को रीड करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा। आप सिर्फ अपने आप में चेक करना, कोई भी हाथ नहीं उठाएगा, कोई भी किसी से कुछ बोलेगा नहीं, क्योंकि हमें खुद को चेक करना है और खुद के बारे में सोचना है। सबसे पहला क्राइटेरिया नंबर 1, हाउ मच योर माइंड डिपेंड ऑन आउटसाइड वर्ल्ड। आपका मन बाहरी दुनिया पे कितना डिपेंड करता है। अगर कोई परिस्थिति आपके सामने आती है या कोई व्यक्ति आपके साथ में एंगर में बात करता है या कोई आपके साथ बुरा व्यवहार करता है, तो आपका लेवल ऑफ रिएक्शन कितना होता है। 1 to 10 मार्किंग हम दे सकते हैं अपने मन के अंदर। लेवल ऑफ रिएक्शन 1 to 10 कितना होता है। 10 मतलब बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है, 5 मीडियम है, 1 बहुत लेस रिएक्शन होता है, मतलब
मेरे को उसका प्रभाव नहीं है। आपका लेवल ऑफ एंगर कितना जाता है, गुस्सा कितना आता है और कितनी तेजी से आता है। लेवल ऑफ एंजाइटी, स्ट्रेस कितना क्रिएट होता है, बेचैनी कितनी होती है कि अब तो उन्होंने कुछ बोला तब तो मैं बिना बोले रहूँगा नहीं, उन्होंने एक बोला मैं 10 जरूर बोलूँगा। ऐसा कितनी बार होता है और कितने लेवल तक होता है। देन लेवल ऑफ ह्यूमिलिएशन, ह्यूमिलिएशन का मतलब अपमानित कितना महसूस होता है। अगर आपको 4 दोस्तों के बीच में किसी ने कुछ बोल दिया तो क्या आपको अपमानित महसूस होता है? अगर होता है तो कितना होता है? 1 to 10। 10 मतलब बहुत ज़्यादा अपमानित महसूस होता है, तो मैं भी उसे अपमानित करूँगा। और 1 मतलब मुझे उसका प्रभाव नहीं पड़ता या बहुत कम समय के लिए। लेवल ऑफ फियर, आपको किसी भी परिस्थिति में डर कितना लगता है कि मेरी पोजीशन है, मेरी स्थिति है, या कोई भी सिचुएशन को लेकर के आप जब सोचते हो फ्यूचर के बारे में तो आपको कितना डर लगता है उस चीज़ का। तो आपका लेवल ऑफ रिएक्शन कितना है, लेवल ऑफ एंगर कितना है, लेवल ऑफ एंजाइटी, और अगर गुस्सा आता भी है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना है, मतलब वो कितना गुस्सा आता है। एक छोटे से बम की तरह फटता है या एक रस्सी बम की तरह फटता है, राइट। और वो गुस्से का प्रभाव कितनी देर रहता है, ये हमें अपने आप में चेक करना है। तो ये क्राइटेरिया नंबर 1 कि मेरा मन बाहर की परिस्थिति पे कितना डिपेंड करता है। नाउ हम लोग क्राइटेरिया नंबर 2 देखेंगे। क्राइटेरिया नंबर 2 है जो अपने आप में चेक करना है, एबिलिटी टू रिलीज, लेट गो द थिंग दैट हैपेंड। अगर मेरे साथ कोई घटना घटती है या किसी व्यक्ति ने मुझे कुछ बोला है या किसी परिस्थिति में मैं बहुत अपमानित महसूस किया हूँ, तो आप उसको अपने पास से कितनी जल्दी रिलीज कर पाते हैं, आप उस परिस्थिति को कितना जल्दी छोड़ देते हो। तो अगर 10 देना है तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ पाते। वो घटनाएं, वो परिस्थितियाँ, वो सीन मुझे परेशान करता है, और 1 मतलब बहुत जल्दी मैं उसको क्या कर पाता हूँ, लेट गो कर पाता हूँ। तो ये अपने आप में चेक करना है कि आपको कोई भी सिचुएशन, कोई भी थॉट या कोई भी पर्सन परेशान करता है मन ही मन में, जिसकी वजह से आपको गुस्सा आता है या अपमानित महसूस करते हो। क्राइटेरिया नंबर 3 है एबिलिटी टू फॉरगिव पीपल। क्या आप बहुत आसानी से लोगों को माफ कर पाते हो? इसके ऊपर हमने आई थिंक पिछली बार भी जो सेशन हुआ था उसमें हमने बात की थी। बंद करके पीपीटी मिनिमाइज करेंगे तो लास्ट के स्लाइड के लिए नहीं जाएगा वो बात। आ जाओ। सॉरी फॉर द इंस्ट्रक्शन। क्राइटेरिया नंबर 3 पे हम बात कर रहे थे। क्राइटेरिया नंबर 3 है एबिलिटी टू फॉरगिव पीपल। क्या हम लोगों को आसानी से माफ़ कर देते? तो मैं बात कर रहा था कि हमने पिछले सेशन में भी इसके ऊपर बात किया था कि सहन शक्ति यानी किसी व्यक्ति को सहन करना या किसी परिस्थिति को सहन करना,
और उसको दिल से माफ़ कर देना, ये दोनों चीज़ों में फ़र्क होता है। तो सहन करना यानी बहुत सारे लोगों को क्या समझ आता है कि हमें बस कुछ बोलना नहीं है, वो अंदर में भरते जाते हैं और कुछ समय बाद जब उनका सहन शक्ति खत्म होता है तो वो क्या करते हैं, फट जाते हैं। तो बहुत बार यही होता है। तो क्वेश्चन बाद में यही आता है कि मैं अकेले कितना सहन करूँ, मेरे भी सहन शक्ति की क्या है, सीमा है। तो उन्होंने एक्चुअली सहन नहीं किया था, उन्होंने माफ़ नहीं किया था, उन्होंने बस क्या किया था, अपना बंद करके रखा था। और जब उनका अंदर में बैगेज पूरा भर गया तो वो क्या करे, फट गए। राइट। तो माफ़ करना मतलब दिल से माफ़ कर देना, यानी दोबारा अगर कभी वो व्यक्ति हमारे सामने आता है तो वो पुरानी बात हमें याद नहीं आनी चाहिए, उसकी क्वालिटीज़, उसकी अच्छाइयाँ दिखाई देनी चाहिए। पहले उसके साथ में आपका क्या रिलेशन था या किस तरह के इमोशंस थे वो हमें याद नहीं आना चाहिए। तो हम उसे कहते हैं कि हमने पीपल को फॉरगिव कर दिया। क्या आप माफ़ कर पाते हैं? क्राइटेरिया नंबर 4 है, हाउ मच डू आई लुक एट द अदर पर्सन फॉर माई चॉइसेस एंड प्रिपरेशन। कंपैरिजन, इसमें पहला पॉइंट है कंपैरिजन। क्या मैं अपने आप को दूसरों से कंपेयर करता हूँ? स्थिति के मामले में या शारीरिक रूप से या फिर सुविधाओं के मामले में? ओके, सुविधाओं के मामले में क्या मैं कंपेयर करता हूँ? एंड दूसरी चीज़ है चूजिंग अनहेल्दी ऑप्शंस। अनहेल्दी ऑप्शंस माना क्या कि जस्ट हमारे फ्रेंड्स घूमने जा रहे हैं, हमारे फ्रेंड बाहर खाना खाने जा रहे हैं, तो चलो दोस्ती है, यारी है, तो दोस्ती यारी के लिए चलो हम लोग गलत ऑप्शंस चूज़ कर लेते हैं। एक दिन से चलता है, एक दिन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या हम कुछ चीज़ें ऐसी करते हैं? जस्ट डूइंग बिकॉज एवरीबडी इज डूइंग, सब लोग कर रहे हैं तो हमें करने में क्या हर्ज है, सारी दुनिया ही तो कर रही है ना। तो बाहर चलते हैं खाना खाने, ड्रेस की स्टाइल चेंज कर लेते हैं हम अपनी, वेकेशन पर हम जाते हैं दूसरों को देखकर, हमारी जाने की इच्छा नहीं लेकिन फेसबुक इंस्टा पे फ़ोटो तो जानी चाहिए ना, नहीं तो लोग कहेंगे ये तो घूमने नहीं जाते, कितने कंजूस है। हम पार्टी करने चलते हैं, देखिए तुम हमारा भी स्वैग क्या है, राइट। दोस्तों के साथ यहाँ हमारा टाइम स्पेंड करना। तो क्या हम दूसरों को देखकर अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं कि हम अपनी ओरिजिनल स्थिति को जानते हैं, अपने इमोशंस को पहचानते हैं? तो अपने आप में ये चेक करना है क्या मेरे अंदर ये कुछ क्वालिटीज़ हैं। अगर ऐसा है कि दूसरों को देखने के बाद मेरे मन में भी कुछ ख्यालात आते हैं इससे रिलेटेड, माना हम इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। इमोशनली स्ट्रॉन्ग माना कि इन सब चीज़ों का मेरे ऊपर, मेरी स्थिति के ऊपर, मेरे विचारों के ऊपर, मेरे आदर्शों के ऊपर कुछ भी प्रभाव न हो। जो पांचवा क्राइटेरिया है हमें जो चेक करना है, एबिलिटी टू स्टैंड अलोन फॉर राइट थिंग अनअफेक्टेड। किसी भी सही चीज़ के लिए, अगर भले ही आपका कोई साथ दे या ना दे, लेकिन सही चीज़ के लिए आप क्या करो, खड़े रहो, वो भी बिना अपनी मानसिक स्थिति को हिलाए, बिना अफेक्टेड। भले ही आपको कोई कुछ भी कहे कि ये कितने बोरिंग है, ये तो कुछ खाते पीते ही नहीं है बाहर का, ये तो कहीं घूमने भी नहीं जाते हैं, ठीक है, हम जैसे हैं ठीक है, उनकी बातों का हमारे ऊपर कोई असर नहीं होना चाहिए। अगर असर होता है तो हम इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। तो ये पांचों क्राइटेरिया हमें अपने आप में चेक करना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड है और ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हमें समझने की कोशिश करनी कि हमारे अभी जो जितने भी अभी तक हमने इमोशंस की बात की, ये इमोशंस है कहाँ पे, ये इमोशंस है कहाँ पे। जो हम प्रेम के इमोशन की भी बात किए, शांति की बात की है, हमने नेगेटिव इमोशंस को भी देखा। तो ये इमोशंस आते कहाँ से हैं? तो ये इमोशंस आते हैं हमारे विचारों से। तो इसके लिए सबसे पहले हमें समझना है कि हम कौन हैं। हम सभी जानते हैं कि हम कौन हैं। हम शरीर हैं कि हम आत्माएं हैं? हम आत्माएं हैं, राइट। आत्मा में 3 शक्ति होती है, माइंड, इंटेलिजेंस एंड संस्कार। माइंड को हम बोलते हैं मन, इंटेलिजेंस को हम बोलते हैं बुद्धि और संस्कार
राइट। तो मन का काम क्या होता है? मन का काम होता है विचार करना, और बुद्धि का काम होता है किए गए विचारों पे परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेना। तो हमारा मन जिस तरह से विचार करते रहता है तो उसका एक पैटर्न बनता है, हमारी बुद्धि जिस तरह से निर्णय लेती है उसका एक पैटर्न बनता है। तो ये जो पैटर्न बार बार रिपीट होते हैं वही पैटर्न हमारे क्या बन जाते हैं? संस्कार बन जाते हैं। अब हमारे मन में जो विचार आते हैं वो कहाँ से आते हैं? तो इसके लिए जनरली 3 चीज़ें बताई हुई है। एक तो जो हमारा विचार है, किसी भी परिस्थिति को देखने के बाद जो हमारे मन में विचार क्रिएट होता है वो हमारे बिलीफ सिस्टम के अकॉर्डिंग क्रिएट होता है कि हमने अपने मन में क्या पहले से भर के रखा है या किस चीज़ को हमने राइट या रॉन्ग का स्टैंप लगाया हुआ है। सेकेंड चीज़, कंटेंट हम क्या देखते हैं, हम क्या पढ़ते हैं, हम क्या देखते हैं और हम किसके संगत में रहते हैं। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि हमारे माइंड में कंटेंट क्या जा रहा है, हमारी बुद्धि में कंटेंट क्या जा रहा है। और जो थर्ड है वो है हमारे पास्ट एक्सपीरियंस, हमारे पूर्व जन्म के संस्कार या हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस जो भी रहते हैं उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, किसी भी स्थिति में हम क्या करते हैं, थॉट क्रिएट करते हैं। तो एक विचार क्रिएट होता है, दूसरा विचार क्रिएट होता है, ऐसी एक के बाद एक विचार जब क्रिएट होते हैं तो हमारे मन में क्या होती है, फीलिंग्स यानी इमोशंस। अगर किसी व्यक्ति ने आपके साथ बैठे, कोई व्यक्ति आपके साथ बैठ करके जब बातें करे और आपसे प्यार भरी बातें करे, आपको रिस्पेक्ट दे, तो आपके अंदर कौन सी भावना क्रिएट होगी? आपके अंदर भी प्यार की भावना क्रिएट होगी, राइट। दूसरा व्यक्ति अगर आपके साथ में बैठा है, वो किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बार बार उल्टी सीधी बातें बताया जा रहा है, तो आपके मन में कौन से विचार क्रिएट होंगे, आपकी फीलिंग्स क्या आएगी? जनरली गड़बड़ यहीं पे हो जाती है। हमें तीसरे पर्सन को जज नहीं करना है या किसी भी व्यक्ति की तरफ देखते हुए हमें जजमेंटल थॉट्स क्रिएट नहीं करने। जजमेंटल यानी ये ऐसे हैं, वो वैसे हैं, इस तरह के जजमेंटल थॉट्स हमें क्रिएट नहीं करने हैं, लेकिन हम थॉट क्रिएट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अवेयरनेस नहीं होती है। तो फिर जब वो अवेयरनेस ना होने की वजह से जब इस तरह की थॉट्स क्रिएट होती है तब हमारी फीलिंग्स, जो हमारे इमोशंस है, वो नेगेटिव साइड में क्रिएट हो जाते हैं। लेकिन अगर हम उस आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना के साथ में विचार करते हैं तो हमारे मन में कंटिन्यूसली कौन से विचार क्रिएट होते हैं? पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट होते हैं। पॉजिटिव थॉट्स के साथ में पॉजिटिव फीलिंग्स और पॉजिटिव इमोशंस क्रिएट होते हैं। तो जो फीलिंग्स क्रिएट होती है हमारी, वो फीलिंग्स हमारे एटीट्यूड क्रिएट करती है कि हमारा स्वभाव कैसा होता है। हम लोग बोलते हैं ना किसी व्यक्ति की तरफ देख करके, अरे ये तो बहुत खूब प्रेमळ व्यक्ति है, ये बहुत प्रेम स्वरूप है, ये तो बहुत शांत स्वरूप है। और कोई एक पर्सनालिटी ऐसी भी होती है जिसको हम देखते बोलते हैं बाबा शांत रहो, इसको छेड़ो मत, नहीं तो अभी पड़ जाएगा। तो वो जो हमारी फीलिंग्स होती है, जो हमारे इमोशंस होते हैं, वही हमारा क्या करते हैं, एटीट्यूड यानी स्वभाव क्रिएट करते हैं। और जैसा हमारा स्वभाव होता है वैसे हम क्या करते हैं, एक्शंस लेते हैं, वैसे हम कर्म करते हैं। और जैसे हम कर्म करते जाएंगे वैसे हमारी हैबिट्स, हमारे संस्कार बनेंगे। और जैसे हमारी हैबिट और संस्कार बनेंगे वैसी हमारी पर्सनालिटी बनेगी। और जैसी हमारी पर्सनालिटी बनेगी और वो पर्सनालिटी हमारी डेस्टिनी डिफाइन करेगी कि हमारा गोल क्या है लाइफ में, वो गोल हमारा डिसाइड करेगा। तो अगर डेस्टिनी हमें बहुत ब्यूटीफुल चाहिए, हमारी पर्सनालिटी बहुत ब्यूटीफुल होनी चाहिए, तो जो इमोशंस है वो हमारे अंदर जो होने चाहिए वो पॉजिटिव इमोशंस होने चाहिए। तो हमें बहुत अवेयर रहना है कि मेरे मन में अभी किसी व्यक्ति को देख करके या सिचुएशन को देख करके नेगेटिव इमोशंस अगर क्रिएट होता है तो उस नेगेटिव इमोशन को इमीडिएटली मुझे किस में कन्वर्ट करना है, पॉजिटिव इमोशन में कन्वर्ट करना है। सारा जो अवेयरनेस है वो इमोशंस के ऊपर रखना है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इमोशंस 2 टाइप के हैं। तो जैसे थॉट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव होते हैं वैसे हमारे इमोशंस भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव होते हैं, राइट। जैसे होप हो गया, प्राइड, हैप्पीनेस, फेथ, जॉय, लव, तो ये सारे आते हैं पॉजिटिव इमोशंस में। नेगेटिव इमोशंस यानी डर, फियर यानी डर, हेट यानी किसी से नफरत करना, रिग्रेट यानी पछतावा करना, शेम यानी शर्म आना किसी भी परिस्थिति में या शर्मिंदगी महसूस करना, सैडनेस हमेशा उदास रहना, एंगर यानी गुस्से का स्वभाव, राइट। तो ये हमारे नेगेटिव इमोशंस हैं। तो हमें करना क्या है,
हमें अभी क्या करना है, अवेयरनेस रखना है कि हमारे इमोशंस क्या हैं, हमारे इमोशंस क्या हैं, और हमें अगर अपना जीवन बेहतर बनाना है तो हमारे इमोशंस नेगेटिव होने चाहिए कि पॉजिटिव होने चाहिए, क्योंकि यह सब हमारे मन के अंदर शुरू होता है, और जैसे ही हमारे मन के अंदर शुरू होता है फीलिंग्स क्रिएट होती है, इमोशंस हमारे क्या होते हैं, जनरेट होते हैं, राइट। तो हमें अभी क्या करना है, हमें राइट रिस्पॉन्स चूज करना है, वी हैव टू चूज राइट रिस्पॉन्स, क्योंकि जो कोई भी सिचुएशन है वो क्या है, स्टिमुलस है, स्टिमुलस यानी प्रेरक है, जिसकी वजह से हमारे मन में क्या होता है, विचार क्रिएट होते हैं। तो अलग अलग परिस्थिति होती है तो हमारे मन में अलग अलग विचार क्रिएट होते हैं, लेकिन अगर कोई एक परिस्थिति है तो क्या हम सभी के विचार एक जैसे होंगे, सभी के सामने एक ही सिचुएशन क्रिएट करते हैं तो सभी का इमोशन या सभी का जो रिस्पॉन्स होगा वो एक जैसा होगा, हर किसी का रिस्पॉन्स क्या होगा, अलग अलग होगा, उसकी मानसिक स्थिति यानी उसकी उस वक्त की स्थिति कैसी है उसके ऊपर। तो हमें क्या करना है, अपने रिस्पॉन्सेस को चेक करना है कि किसी भी परिस्थिति में हमारा रिस्पॉन्स क्या जनरेट हुआ। तो हमें क्या करना है, शिफ्ट करना है अपने नेगेटिव इमोशन को पॉजिटिव इमोशन में क्या करना है, शिफ्ट करना है। अगर ईगो है तो उसे किस में शिफ्ट करना है, ह्यूमिलिटी में शिफ्ट करना है। स्ट्रेस है तो स्ट्रेस को किस में शिफ्ट करना है, कामनेस में शिफ्ट करना है। एंगर है तो कंपैशन में शिफ्ट करना है। तो यहाँ पे देखो नेगेटिव इमोशंस दिए हुए हैं, उस नेगेटिव इमोशन के लिए पॉजिटिव ऑप्शन क्या है, तो अपने आप की चेकिंग करनी है। चेकिंग करने के साथ अगर आपके अंदर ये इमोशन क्रिएट होते हैं तो उसे शिफ्ट करने की प्रैक्टिस करना है, क्योंकि राइट रिस्पॉन्स चूज करना या राइट रिस्पॉन्स जनरेट करना एक प्रोसेस है। ये चीज़ें धीरे धीरे होती है, स्टेप बाय स्टेप होती है, इमीडिएटली ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। लेकिन इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है वो है अवेयरनेस। अपना ध्यान बहुत बारीकी से अपने ऊपर होना चाहिए कि हम कौन सा इमोशन क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि इमोशन बहुत पावरफुल होते हैं। इमोशन एक एनर्जी होती है। अगर मैंने यहाँ पे कोई इमोशन क्रिएट किया किसी व्यक्ति के लिए तो वो इमोशन सबसे पहले मुझे इफेक्ट करेगा, बाद में उस व्यक्ति के पास पहुँचेगा। ये चीज़ें हमें ऑलरेडी पता है कि इमोशंस कितने पावरफुल हैं। तो अगर हमारे अंदर हर्ट क्रिएट होता है तो हर्ट को किससे रिप्लेस करना है, फॉरगिवनेस से रिप्लेस करना है। वरी अगर है तो किससे रिप्लेस करना है, केयर से रिप्लेस करना है। होल्डिंग, अगर हमने किसी चीज़ को पकड़ के रखा है तो हमें लेट गो, उसे छोड़ देने की प्रैक्टिस करनी है। एक्सपेक्टेशन है देन इट शुड बी रिप्लेस्ड बाय एक्सेप्टेंस। गिल्ट है तो रियलाइजेशन। तो हमें क्या करना है, अपने इमोशंस को चेक करना है। राइट इमोशन है तो वेल एंड गुड, रॉन्ग इमोशन है, नेगेटिव इमोशन है तो उसे मुझे क्या करना है, शिफ्ट करना है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है लेजीनेस। अभी ये स्लाइड को आप रीड करो, सबसे पहले लेफ्ट से राइट में रीड करो। तो कैसे रीड करेंगे, लेजीनेस किल्स एम्बिशन। लेजीनेस यानी आलस्य, एम्बिशन यानी महत्वाकांक्षा। एंगर किल्स विजडम। अगर गुस्सा आता है तो हमारी समझदारी को क्या करता है, खत्म कर देता है। फियर किल्स ड्रीम्स। ईगो किल्स ग्रोथ। जेलसी किल्स पीस। डाउट किल्स कॉन्फिडेंस। अभी इसी स्लाइड को राइट से लेफ्ट पढ़ना है। स्लाइड नहीं दिख रहा है, कब से सॉरी। ओके, इसको पहले लेफ्ट से राइट पढ़ना, फिर राइट से लेफ्ट पढ़ना, राइट। तो देखो अगर यहाँ पे लेजीनेस किल्स एम्बिशन तो एम्बिशन किल्स लेजीनेस। तो हमें अवेयरनेस रखना है कि हमारे अंदर कौन सा इमोशन है और उस इमोशन से क्या हार्मफुल सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। उस हार्मफुल सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हमें उस इमोशन को किससे चेंज करना पड़ेगा, राइट। अगर हमारे अंदर जेलसी है तो हमारे अंदर की शांति को भंग कर देगी। तो अगर जेलसी को अपने अंदर से निकालना है तो हमें वहाँ पे क्या चूज करना पड़ेगा, शांति चूज करनी है। डाउट है तो कॉन्फिडेंस को किल कर देगा, लेकिन डाउट को किल करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉन्फिडेंट बनना पड़ेगा, राइट। नाउ रिस्पॉन्सेस तो अब हमें क्रिएट करने हैं, लेकिन रिस्पॉन्सेस क्रिएट करने की हमें क्या करनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इक्वल टू रिस्पॉन्स
प्लस एबिलिटी, रिस्पॉन्स क्रिएट करने की क्षमता। हमें इसके ऊपर क्या करना है, वर्क करना है कि किसी भी परिस्थिति में हमारा रिस्पॉन्स कैसे क्रिएट होना चाहिए, ये हमारे कंट्रोल में होना चाहिए, ना कि किसी परिस्थिति या किसी व्यक्ति के कंट्रोल में होना चाहिए। तो अगर हम लोग पूछे कि आपके लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या हैं, उसकी लिस्ट बनाओ, तो जनरली लिस्ट कैसे बनती है कि हमारे ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे ऊपर करियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा जो घर का फाइनेंस है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है, मुझे ऑफिस में टारगेट्स दिए हुए हैं उसे अचीव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हेल्थ है, वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारी लिस्ट बनेगी। लेकिन जनरली जब लिस्ट हम बनाते हैं तो उसमें प्रायोरिटी सबसे पहले फैमिली की होती है और सबसे लास्ट में हम अपना लिखते हैं हेल्थ। मतलब हम अपनी प्रायोरिटी, अपने हेल्थ की प्रायोरिटी या अपने आप की प्रायोरिटी हम बहुत नीचे रखते हैं, लेकिन अपनी प्रायोरिटी, अपने इमोशंस की प्रायोरिटी सबसे ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि जब हम अपना ख्याल रख पाएंगे तभी हम क्या कर पाएंगे, दूसरों का ख्याल रख पाएंगे। अगर मेरी ही स्थिति ठीक नहीं है तो मैं बाकी की चीज़ों को प्रॉपरली हैंडल नहीं कर सकता, राइट। तो इसके लिए बेस्ट एग्जांपल क्या है कि अगर किसी पेशेंट को मुझे क्या करना है, संभालना है, किसी पेशेंट को अगर मुझे संभालना है तो संभालने वाले की स्थिति कैसी होनी चाहिए, संभालने वाले की स्थिति कैसी होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि उसे ये समझ में आना चाहिए कि सामने वाला क्या है, पेशेंट है, रोगी है। तो अगर रोगी है तो उसे हमें कितने दिनों तक हमें उसकी सेवा करनी पड़ेगी, हमें उसकी रात में भी उठ करके सेवा करनी पड़ेगी, उसने जब डिमांड की तब हमें क्या करनी पड़ेगी, सेवा करनी पड़ेगी, राइट। तो उसी तरह हमें अगर सभी का ख्याल रखना है, सभी लोगों का ख्याल रखना है, तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपना ख्याल रखना पड़ेगा, और उसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट मुझे अपने इमोशंस का ख्याल रखना पड़ेगा। तो आज से हमारी प्रायोरिटी जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, हमारी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए, आवर इमोशनल स्टेट, हमारी भावनात्मक स्थिति बहुत मजबूत होनी चाहिए। अगर हम भावनात्मक रूप से मजबूत हैं तो हम बाकी की चीज़ों का क्या कर पाएंगे, ख्याल रख पाएंगे। कहते हैं ना, अगर बीज बहुत स्ट्रांग है तो उसमें से जो उपजेगा पौधा और पेड़ वो अच्छे क्वालिटी का होगा, स्ट्रांग होगा। लेकिन अगर बीज कमज़ोर है तो जो पौधा होगा और जो पेड़ की क्वालिटी होगी वो भी क्या होगा, कमज़ोर होगा। तो हमें अपनी क्वालिटी, अपने इमोशंस की क्वालिटी को बहुत प्रायोरिटी पे रखना है। तो उसको हम लोग बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब रिस्पॉन्स करने की एबिलिटी। नाउ इमोशनल इंडिपेंडेंस, हमें भावनात्मक रूप से क्या बनना है, स्वतंत्र बनना है। मतलब हमारी भावनाएं किसी भी परिस्थिति या किसी भी व्यक्ति के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। तो इंडिपेंडेंस का मतलब हम समझते हैं। तो इंडिपेंडेंस मतलब क्या, इंडिपेंडेंस को अगर हम लोग सेपरेट करते हैं तो वो आता है इन प्लस डिपेंडेंस। इन का मतलब होता है इनर, इन का मतलब होता है इनर यानी अंदर में। तो अंदर में क्या है, अंदर में है आत्मा। आत्मा क्या है, लाइट है। आत्मा क्या है, एनर्जी है। तो इंडिपेंडेंस मतलब हमारी जो रिस्पॉन्सेस है, हमारी जो इमोशंस है, वो किसके ऊपर डिपेंड है, वो किसके ऊपर डिपेंड है, स्वयं पर डिपेंड है। हमारी आत्मा यानी हम पर, स्वयं पर डिपेंड है, ना कि बाहरी परिस्थितियों पर डिपेंड है। लेकिन आजकल क्या होता है, बाहर कोई परिस्थिति डगमगाई तो हमारे इमोशंस भी क्या हो जाते हैं, डगमगा जाते हैं। बाहर से किसी व्यक्ति ने अगर हमें छेड़ा तो हम क्या हो जाते हैं, थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो हमारा रिमोट कंट्रोल परिस्थितियों के और लोगों के हाथों में देना है या हमारा रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में रखना है, हमारा रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में होना चाहिए। बिकॉज हमारी जो रिस्पॉन्सेस है, हमारी जो इमोशंस है, वो किसके ऊपर डिपेंड है, इनके ऊपर डिपेंड है, यानी स्वयं के ऊपर डिपेंड है। तो हमें जनरली क्या एक्सपीरियंस करना चाहिए, हमें हैप्पीनेस का एक्सपीरियंस करना चाहिए, खुशी, शांति, शक्ति, पवित्रता, आनंद, इन सभी इमोशंस का हमें क्या करना है, एक्सपीरियंस करना है, ना कि नेगेटिव इमोशंस का। क्योंकि जब सीन सामने आता है तो सीन क्या होता है, प्रेरक होता है। कोई भी व्यक्ति सामने आता है तो वो प्रेरक होता है, वो हमारे विचारों को क्या करता है, प्रेरित करता है। तो वो विचार हमारे कौन से क्रिएट होने चाहिए, इमोशंस कौन से क्रिएट होने चाहिए, वो उस व्यक्ति के ऊपर डिपेंड ना होकर हमारे स्व के ऊपर क्या होना चाहिए, डिपेंड होना चाहिए। दो फैक्टर होते हैं,
जो हमारे इमोशन डिपेंड है, एक होता है एक्सटर्नल फैक्टर और एक होता है इंटरनल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर को हम चेंज कर सकते हैं क्या? आजकल हमारा मन देखो किसके किसके ऊपर डिपेंड है, गैजेट एंड टेक्नोलॉजीज के ऊपर डिपेंड है, राइट? अभी हमारा फोन काम करना बंद कर दे तो हमारी स्थिति कितनी डगमग हो जाएगी, बराबर ना? साहजिक सी बात है। अगर इंटरनेट नहीं चल रहा है तो, घर का वाईफाई थोड़ी देर के लिए बंद हो जाए तो, राइट? सब्सटेंस यानी खाने पीने की चीज़ों के ऊपर हम कितना डिपेंड करते हैं। जनरली हम बोलते हैं ना, या फिर किसी व्यक्ति को हमने बोलते हुए भी सुना हो रहेगा, अरे यार चाय बिस्किट मिल जाना तो मज़ा आ जाएगा। अच्छा, चाय बिस्किट के बिना मज़ा नहीं आ रहा है, मतलब आपके मज़े के लिए, आपकी खुशी के लिए आप किसके ऊपर डिपेंड है? चाय और बिस्किट के ऊपर डिपेंड है, राइट? बहुत सारे लोग जो स्ट्रेस फ्री होना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि स्ट्रेस को थोड़ी देर के लिए भूल जाए, तो वो अल्कोहल का सहारा लेते हैं, सिगरेट का सहारा लेते हैं, कैफीन का सहारा लेते हैं। तो मन की स्थिति किसके ऊपर डिपेंड है? सब्सटेंस के ऊपर। ये एक्सटर्नल फैक्टर है। रिक्रिएशन और लेजर, राइट? अपने फ्री टाइम को यूज़ करते हैं मन में खुशी पैदा करने के लिए। तो खुशी किस में मिलती है? चलो शॉपिंग करके आते हैं, उसमें खुशी मिलती है। चलो वेकेशन पे जाते हैं, चलो दोस्तों के साथ बैठ कर के गप्पे मारते हैं, चलो नाइट आउट के लिए जाते हैं, गाड़ी है ना, गाड़ी निकालते नाइट आउट पे जाते हैं, रात में शहर कितना खूबसूरत दिखता है। तो ये सारी चीज़ें मन को खुशी देने के लिए करते हैं। लेकिन क्या मन की खुशी इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड होनी चाहिए? एक्सटर्नल फैक्टर के ऊपर डिपेंड होना चाहिए? रिस्पॉन्स आएगा नो, एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। इंटरनल फैक्टर देखो, जो मन की स्थिति को डिस्टर्ब करते हैं। एक मन में संकल्प क्रिएट करना कि अदर शुड बिहेव द वे आई वांटेड देम टू। और लोग जो हैं, हमारे परिवार में अगर कोई है तो, या हमारे फ्रेंड्स है, या हमारा ऑफिस है, तो वहाँ पे लोग मेरे अनुसार ही क्या करने चाहिए? बिहेव करने चाहिए, व्यवहार करने चाहिए। अगर मेरे हिसाब से अगर नहीं रहते हैं तो फिर मेरे मन की स्थिति डगमग हो जाती है। जो भी सिचुएशन है वो मेरे अनुसार होना चाहिए। आई नीड पीपल टू अप्रूव मी एंड अप्रिशिएट मी। मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे अप्रिशिएट करें। मैंने अगर थोड़ा सा काम किया है, कुछ अच्छा काम किया है थोड़ा सा, तो मैं चाहता हूँ कि लोग मेरी तारीफ करें। ऐसी चाहना रखनी चाहिए, बिकॉज ऐसी चाहना रखने से अगेन ये कौन सी एनर्जी क्रिएट कर रहा है? नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रहा है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ें होंगी। लोग आपके हिसाब से नहीं चलेंगे, परिस्थितियाँ आपके हिसाब से, यानी अपने मन के हिसाब से नहीं होंगी। सभी लोग मुझे राइट बोले, मैंने जो बात पुटअप की सभी लोग उसके लिए तालियां बजाएं, ये चाहना रखना गलत है। जब हम एनर्जी क्रिएट करते हैं, जब हम लोग थॉट्स क्रिएट करते हैं, तो जो एनर्जी क्रिएट होती है वो कौन सी एनर्जी है? अभी यहाँ पे देखो, सबसे फर्स्ट एक है द सिचुएशन वाज टफ। परिस्थिति बहुत डिफिकल्ट थी, इसलिए गलती हो गई। मेरी उसमें कोई गलती नहीं है, परिस्थिति खराब थी, सिचुएशन ऐसी थी ना, इसलिए गलती हो गई। तो यहाँ पे मैंने क्या क्रिएट किया? मैंने कौन सी एनर्जी क्रिएट की? आई क्रिएटेड स्ट्रेस। मैंने क्या किया? स्ट्रेस क्रिएट किया। दे बिहेव रूडली, मेरी कोई गलती नहीं थी, उन्होंने बहुत बुरी तरह से व्यवहार किया। अब वो 10 बातें बोलेंगे तो मैं तो 4 बात तो बोल ही सकता हूँ ना, उसमें मेरी क्या गलती है? उनको सबके सामने मेरे को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। अब मैंने यहाँ पे क्या क्रिएट किया? मैंने एंगर क्रिएट किया, गुस्सा क्रिएट किया। ही बिट्राइड मी, उसने, आई क्रिएटेड ऑल दिस हर्ट, उन्होंने मेरी बातों के ऊपर ध्यान नहीं दिया, मेरी बातों को माना नहीं। तो उससे मैंने अपने आप के अंदर कौन से इमोशंस क्रिएट किए? हर्ट किए। मैं नाराज़ हो गया उनसे, अब उनसे मैं बात ही नहीं करने वाला। शी इज़ मैनिपुलेटिव, मतलब वो चीज़ों को तोड़ मरोड़ कर बताते हैं, राइट? तो उसको देखते ही मुझे बहुत गुस्सा आता है। अरे उसको देख लिया ना तो बहुत गुस्सा आता है। वो कोई भी सिचुएशन रहेगा ना तो बात को ना सीधे सीधे नहीं बताएगी, जलेबी की तरह घुमा घुमा के सब टेढ़ा मेढ़ा करके बताते हैं। मुझे तो उससे बात ही नहीं करनी। अब मैंने जब ये संकल्प क्रिएट किए किसी व्यक्ति को देखकर, सिचुएशन को देखकर, तो यहाँ पे मैंने कौन सा एनर्जी क्रिएट किया, कौन सा इमोशन क्रिएट किया? मैंने स्ट्रेस क्रिएट किया, मैंने एंगर क्रिएट किया, मैंने हर्ट क्रिएट किया, मैंने क्या किया? इरिटेशन क्रिएट किया। तो ये चीज़ें सबसे पहले किसको अफेक्ट करेंगे? वो
ये सारी चीज़ें, ये नेगेटिव इमोशन सबसे पहले मुझे अफेक्ट करेंगे, मेरे हेल्थ को अफेक्ट करेंगे, राइट? क्योंकि जो ब्लेम हम करते हैं ना, तो ब्लेम क्या करता है, नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करता है। ब्लेम गेम से हम क्या हो जाते हैं, सामने वाले के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं कि मेरे मन की स्थिति किसके ऊपर डिपेंड हो गई, सामने वाले के ऊपर। और डिपेंडेंसी की वजह से क्या होती है, आत्मा की जो एनर्जी है वो धीरे धीरे क्या होती रहती है, डिप्लीट होती रहती है। हमें ये चीज़ें समझनी चाहिए कि जो भी एक्सटर्नल फैक्टर हमने देखे वो बाहर से हमें आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे मन के अंदर नहीं जा सकते। हमारे मन के अंदर थॉट क्रिएट करना, इमोशन क्रिएट करना, ये हमारे कंट्रोल में है। सिर्फ हमें क्या होना चाहिए, उस चीज़ का अवेयरनेस होना चाहिए, राइट? किसी भी नेगेटिव इमोशन को जस्टिफाई नहीं करना है। जैसे देखो यहाँ पे दे बिहेव रूडली, उन्होंने तो गुस्से में बात की ना, तो मैं तो 2 बात तो बोल ही सकता हूँ, मैं सबके सामने चुप कैसे रहूँ, मेरी इंसल्ट नहीं हो जाती। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, जस्टिफाई कर रहा हूँ, मतलब मैं सही साबित कर रहा हूँ कि जो मैंने किया वो क्या किया, सही किया। लेकिन अगर एक इमोशन लेवल पे देखें तो मैंने इमोशंस कौन से क्रिएट किए, मैंने एंगर का इमोशन क्रिएट किया। तो इमोशनल लेवल पे ये चीज़ बहुत गलत है, क्योंकि वो जब नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है ना, तो वो सबसे पहले हमें हार्म करती है, हमें हार्म करती है। आज सुबह में एक मैं वीडियो देख रहा था शिवानी दीदी का, उन्होंने इमोशन के ऊपर से, नेगेटिव एनर्जी के ऊपर से ही बताया था कि आजकल बहुत सारे लोगों को देखो, आपने सुना भी रहेगा, मैंने तो खुद देखे भी है, बीमार हैं बहुत दिनों से, पैर में दर्द हो रहा है, घुटने में दर्द हो रहा है, इवन चेस्ट में भी दर्द हो रहा है। लेकिन जब MRI करने के लिए जाते हैं, रिपोर्ट्स निकालते हैं, तो डॉक्टर बोलते हैं सब कुछ ओके है, अंदर में तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। इसी एग्जाम्पल के ऊपर से दीदी जी ने बताया, शिवानी दीदी के वीडियो आज मैंने देखे, उन्होंने बताया कि ये वो चीज़ दिखेगी ही नहीं ना, वो जो दर्द हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, वो इमोशनल लेवल पे हो रहा है, वो तो किसी MRI में या किसी रिपोर्ट में नहीं आएगा, वो फर्स्ट स्टेज है। सेकेंड स्टेज पे वो बीमारी हमें दिखाई देती कि दर्द हो रहा है, दर्द के लिए डॉक्टर क्या करेगा, दवाई दे देगा, कुछ दिनों तक आप दर्द से ठीक रहेंगे। लेकिन डॉक्टर ने जो ट्रीटमेंट किया वो कौन से स्टेज का किया, सेकेंड स्टेज का किया। जो फर्स्ट स्टेज पे प्रॉब्लम है, जो रूट कॉज है प्रॉब्लम का, वो क्या है, हमारे नेगेटिव इमोशंस। क्या वो नेगेटिव इमोशंस हमने इसी जन्म में भरे, नहीं, ये हमने कई जन्मों से कैरी करके लाया। तो उस इमोशन को अभी हमें क्या करना है, छोड़ देना है। कहाँ पे छोड़ना है, सभी जानते हैं। उस इमोशन को अभी क्या करना है, छोड़ देना। और इतनी खबरदारी रहे कि फ्यूचर में वो इमोशंस क्रिएट भी नहीं होनी चाहिए। अगर क्रिएट भी होता है तो कितनी जल्दी हम उसको चेंज कर पाते हैं, ये प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि जो हमारे थॉट्स है ना, वो एनर्जी वाइब्रेशंस है। आज भी मुरली में वाइब्रेशन शब्द आ रहा है। तो वाइब्रेशन मतलब क्या होता है, जैसे वाईफाई का राउटर है, राउटर में से वाईफाई के रेज निकलते दिखाई देते, नहीं दिखाई देते, लेकिन मोबाइल में सेंस होता है ना। उसी तरह जो एनर्जी हम क्रिएट करते हैं, जो थॉट्स हम क्रिएट करते हैं, तो एक वाईफाई के रेडिएशन की तरह चारों तरफ फैलता है, वो सामने वाले को महसूस होता है, वो एनर्जी सामने वाले तक जाती है। तो ये खबरदारी रखनी है कि मैं कौन सी एनर्जी रेडिएट कर रहा हूँ, क्योंकि एवरी मोमेंट, हर एक समय हम लोग क्या कर रहे हैं, एनर्जी रेडिएट कर रहे हैं। एनर्जी क्या कर रहे हैं, रेडिएट कर रहे हैं। और हमारी एनर्जी की क्वालिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, हमारा जो वाइब्रेशन है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, क्वालिटी ऑफ एनर्जी। एनर्जी की क्वालिटी डिपेंड करती है कि मेरा इंटेंशन कैसा है, मेरे थॉट्स कैसे हैं, मेरे इमोशंस पॉजिटिव है या नहीं है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो एनर्जी जो हम अपने सराउंडिंग में रेडिएट कर रहे हैं, चारों तरफ में फैला रहे हैं, वो पॉजिटिव इमोशन के साथ पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए। क्योंकि जाने अनजाने में हम क्या कर रहे हैं, जब भी थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, हमारे आसपास में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी आत्माएं, वो एनर्जी उनको क्या होती है, टच होती है। पॉजिटिव एनर्जी रहेगी तो दुआएं आएंगी, नेगेटिव एनर्जी रहेगी तो वापस से घूम फिर के आएगी। नाउ अब हम देखेंगे कि 8 स्टेप्स कौन से हैं जिससे हम लोग इमोशनली स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। बहुत छोटे छोटे स्टेप्स हैं, लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस अगर हम इसकी करते हैं या हम अवेयरनेस रखते हैं तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। पहला पॉइंट, स्टॉप केयरिंग अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन। क्या चल रहा है उसके बारे में ज़्यादा सोचना, ज़्यादा ध्यान लगाना छोड़ दो, क्योंकि ये सभी को पता है, जो हुआ अच्छा हुआ,
जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है और जो होने वाला है वो भी अच्छा होने वाला है, राइट। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ये तीन चीज़ें होती हैं। हमें जीना प्रेजेंट में है, बट जनरली हम क्या करते हैं, पास्ट में कुछ चीज़ें हो गई तो हमारा दिल खाता रहता है, हम उसको लेकर के बार बार सोचते रहते हैं, नेगेटिव इमोशंस क्रिएट करते रहते हैं, बेचारा बनने की कोशिश करते रहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये मैंने बहुत सारे लोगों का देखा है कि बहुत सारे लोग क्या होते हैं, उनके लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम्स रहेंगे ना, तो आकर के दोस्तों के साथ में से शेयर करेंगे। तो दोस्तों के साथ में शेयर करने के बाद उनको फीलिंग्स ये होती है कि जैसे ही मैं अपना प्रॉब्लम बताऊंगी ना, तो सब मुझे क्या करेंगे, बेचारा समझेंगे। लेकिन बेचारा समझने के लिए अपनी प्रॉब्लम्स को लोगों को मत बताओ, क्योंकि जब प्रॉब्लम्स बता रहे हो लोगों को, आप नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करोगे, वो नेगेटिव एनर्जी फिर से मल्टीप्लाई होकर आपके पास आने वाली है। प्रेजेंट में जीना सीखिए, फ्यूचर के लिए क्या करना है तो उसके लिए प्लानिंग करिए, सोचिए मत, टेंशन मत लीजिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आप जो करना चाहते हो उसकी प्लानिंग करिए, उस प्लानिंग के ऊपर प्रेजेंट में एक्शन लीजिए, तो फ्यूचर ऑटोमेटिकली क्या होगा, ब्राइट होगा। जो चीज़ें मेरे कंट्रोल में है उसके ऊपर काम करना शुरू कीजिए, उसे कंट्रोल कीजिए। जैसे मेरे शब्द, थॉट, रिस्पॉन्स, सेल्फ अवेयरनेस, मैं दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करूँ, ये मेरे कंट्रोल में है। लेकिन मेरे कंट्रोल में क्या नहीं है, जो बीत चुका है पास्ट, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। जो फ्यूचर है, जो आने वाला है, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। दूसरों का व्यवहार मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, और दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं मैं वो कंट्रोल नहीं कर सकता, और फाइनली रिजल्ट क्या होने वाला है वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। सेकेंड चीज, गेट इनटू द हैबिट ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है आज के समय में। तो हमें क्या करना है, मेडिटेशन यानी क्या, मेडिटेशन यानी योगा या योग, ये दो मेडिटेशन होते हैं। तो योगा जो होता है जनरली वो अपने शरीर के लिए होता है, शरीर को अगर मुझे स्वस्थ रखना है तो हम योगा करते हैं। लेकिन अगर मन को स्वस्थ रखना है तो हम क्या करेंगे, योग करेंगे। उसमें भी कौन सा योग करते हैं हम, राजयोग करते हैं। तो राजयोग में हम अपना ध्यान, अपना कनेक्शन किसके साथ जोड़ते हैं, परमात्मा के साथ जोड़ते हैं, राइट। तो मेडिटेशन करना है और उसमें गहराई तक जाना है। उस मेडिटेशन का हमें क्या करना है, अनुभव करना है, गहराई तक जाना है, स्वयं को जानना है। जब हम स्वयं को जान पाएंगे तब हम मेडिटेशन की गहराई में जितना जाएंगे उतना आनंद, उतना सुख, उतनी शांति हमें क्या होती जाएगी, महसूस होती जाएगी। थर्ड है, डोंट एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम एवरीवन। किसी से भी बहुत ज़्यादा उम्मीद न करो। करते हैं हम उम्मीद, ये चीज़ पर्सनली मैं अपना शेयर कर रहा हूँ, ये चीज़ सीखने के लिए मुझे 7 से 8 साल गए। एक्सपेक्टेशन, जब कोई आपका फ्रेंड आपको अगर बोलता है ना कि अरे तू टेंशन मत ले, मैं हूँ ना, मैं तेरे लिए कर दूंगा, और जब वो फ्रेंड्स को वो बोली हुई चीज़ें याद नहीं रहती और हम उस एक्सपेक्टेशन में रहते हैं, ये चीज़ सीखने में और इस चीज़ से थोड़ा सा परे हटने में मुझे 7 से 8 वर्ष का समय लगा। एक्सपेक्टेशन, किसी से भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखना, किसी से भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखना। यहाँ पे एक ग्राफ मैंने ड्रॉ किया, दिख रहा है सभी को, उसमें ग्रीन लाइन दिख रही है। ग्रीन लाइन का मतलब होता है रियलिटी, कि सच में क्या है, और रेड लाइन जो है वो दिख रहा है एक्सपेक्टेशन। तो जब ग्रीन लाइन रेड लाइन के ऊपर है तो हमारी एक्सपेक्टेशन से बढ़ के रियलिटी है, तो हम बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। मतलब मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था रियलिटी उससे ज़्यादा सुंदर है, तो हम उसमें क्या हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन जब रेड लाइन ऊपर है और ग्रीन लाइन नीचे है तो हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है और रियलिटी क्या है, बहुत अलग है, तो हम क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, राइट। तो एक्सपेक्टेशन में नहीं जाना। इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मे बी आपने सुना भी होगा। एक टीचर ने क्लास में एक बच्चे को पूछा कि खड़ा किया, उसको कुछ नाम था, राहुल ले लो नाम। राहुल को पूछा टीचर ने कि राहुल बताओ 2 + 2 कितना होता है, 2 मैंगोज + 2 मैंगोज कितने होंगे। तो राहुल ने आंसर किया मैडम 5 मैंगोज। तो उसने बोला नहीं 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 2 + 2 कितना होता है। तो उसने बोला नहीं मैडम 2 + 2 तो 4 होता है। तो फिर से टीचर ने पूछा तो 2 मैंगोज + 2 मैंगोज कितना होगा। तो उसने बोला 5 मैंगोज। तो टीचर ने क्वेश्चन चेंज किया, अच्छा बोलो 2 गुआवाज यानी 2 पेरू
प्लस 2 पेरो गुआवा कितना होगा? तो उसने बोला टीचर 4 गुआवा। तो टीचर कंफ्यूज हो गई। टीचर ने बोली ये 2 + 2 आंसर सही बता रहा है, 2 गुआवास + 2 गुआवास ये भी आंसर सही बता रहा है, तो ये मैंगोस के टाइम पे क्यों गलत बता रहा है? तो टीचर ने उसको पूछा कि तुम गुआवा के टाइम पे 4 बोल रहे हो, मैंगोस के टाइम पे 5 बोल रहे हो, ऐसा क्यों? तो उसने बोला मैडम ऑलरेडी मेरे बैग में एक मैंगो है तो आपने 2 मैंगोस + 2 मैंगोस और मेरे बैग का एक मैंगो कितना हो गया? 5 मैंगो। दैट्स व्हाई आई एम आंसरिंग 5 मैंगोस। तो इस स्थिति से समझना क्या है, इस एग्जांपल से समझना क्या है कि हर एक का बैगेज अलग अलग है, हर एक के बैग में क्या रखा है हम नहीं जानते, इसीलिए किसी से भी एक्सपेक्टेशंस नहीं करना, राइट? और अपनी चीज़ों को किसी पे थोपना नहीं है और ना किसी की चीज़ों को अपने ऊपर लेना है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन अगर फुलफिल होती है तो हम सुखी हैं, एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होती तो हम क्या हो जाते हैं? दुखी हो जाते हैं। तो एक्सपेक्टेशन रखना ही नहीं है। चौथी चीज़ है डोंट बी अफ्रेड टू फेल एट एनीथिंग। कोई भी अगर आप चीज़ करते हो तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें हम सफल ही होंगे, कभी कभी हम क्या हो जाते हैं? फेल हो जाते हैं। जैसे हमने कोई गोल रखा कि हाँ मुझे ये चीज़ क्या करनी है इस पर्टिकुलर मंथ में या इस आने वाले वर्ष में, मुझे ये चीज़ करके दिखानी है, मुझे अपनी स्थिति के लिए गोल बनाना है या मेरी फैमिली का गोल है या मेरा फाइनेंशियल गोल है, जो भी गोल हम सेट करते हैं। तो उसके बाद होता क्या है कि कभी कभी फेलियर्स आ जाते हैं, और फेलियर्स आ जाते हैं तो हम क्या हो जाते हैं? उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, फिर हम उस गोल के लिए कोशिश करना, काम करना क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। लेकिन जनरली क्या होता है, किसी भी चीज़ को जब हम सीखते हैं ना तो ये ग्राफ हमारा ऐसा होता है। अगर हमने यहाँ पे गोल सेट किया है तो गोल सेट करने के बाद अगर हमें फेलियर आता है तो उस फेलियर क्यों आया, हम उस पर्टिकुलर चीज़ में क्यों फेल हो गए, क्या कमी रहेगी, उस कमी को ढूंढना है, कमी को बाहर निकालना है, लर्निंग करनी है और फिर से अपने आप को इम्प्रूव करके उस गोल की तरफ क्या करना है? बढ़ना है। तो ये इस तरह से एक साइकिल आता है जहाँ पे राउंड मार के फिर से क्या कर सकते हैं? ऊपर की तरफ जा सकते हैं। कभी भी नेगेटिव थॉट अपने माइंड में मत आने दो। पांचवी चीज है नेवर क्रिटिसाइज योरसेल्फ। अपने आप को कभी मत कोसो, क्योंकि जैसे हमने इमोशन क्रिएट किया तो इमोशन क्या करता है? रेडिएट करता है एनर्जी। तो अगर जब हम दूसरों को पॉजिटिव एनर्जी देने के बारे में सोचते हैं तो हम खुद के बारे में कैसी एनर्जी देंगे? अच्छी एनर्जी देंगे। अभी देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, अभी देखो ये लेडी ने अपने आप को पूरा दबा लिया है क्रिटिसाइज कर करके, खुद को ही क्रिटिसाइज किया, मतलब खुद को ही बहुत ताने मारे उसने। आई कांट डू इट, मैं ये नहीं कर सकती, आई एम नॉट वर्दी, मेरी कोई कीमत नहीं है, आई मे बी, आई मस्ट बी परफेक्ट, मुझे परफेक्ट बनना है। इस दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है, लेकिन परफेक्ट बनने के लिए, परफेक्ट बनने की राह पे धीरे 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 हमें वर्क करना है। परफेक्ट तो नहीं बनेंगे लेकिन हम एक्सीलेंट जरूर बन जाएंगे। Nobody loves me, कोई मुझे प्यार नहीं करता। I am not good enough, मैं बहुत अच्छी नहीं हूँ। I must not make a mistake, मुझे बिल्कुल गलती नहीं करनी चाहिए। इंसान गलती नहीं करेगा तो सीखेगा कैसे? तो जब हम ये नेगेटिव थॉट खुद के लिए क्रिएट करते हैं ना तो हम अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा क्या करते हैं? डिप्लीट कर देते हैं। हम अपने आप को बहुत ज़्यादा क्या कर देते हैं? नीचे की तरफ पुश कर देते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस बहुत डाउन हो जाता है। तो हमेशा खुद के लिए क्या करना चाहिए? पॉजिटिव इमोशंस क्रिएट करने चाहिए। इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है, राइट? अगर कोई प्यार नहीं मुझसे कर रहा है तो मुझे प्यार करने वाला कौन है? पहले तो खुद को खुद से प्यार करना सिखाओ। हम करते भी हैं और हमें कौन प्यार करता है वो भी हम जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डोंट वेस्ट योर एनर्जी। अपनी एनर्जी को वेस्ट मत करो, राइट? अपनी एनर्जी को वेस्ट मत करो। अपनी एनर्जी को वेस्ट करना यानी नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करना, वेस्ट थॉट क्रिएट करना, तो हमें उसको चेंज करके कहाँ पे लेके जाना है? पॉजिटिव थॉट्स। अगर फ्री टाइम बच रहा है, फ्री टाइम है, तो हमें उसमें क्या करना चाहिए? रीडिंग्स करनी चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, अच्छे गीत सुनने चाहिए, संगीत सुनने चाहिए, जिससे हमारे मन को क्या मिले? पॉजिटिव एनर्जी मिले। 7th point, listen to everyone and follow your heart. सुनो सबकी,
करो अपने मन की, ऐसा बचपन से बहुत बारी सुना रहेगा, लेकिन मन की करने के समय अपनी बुद्धि भी साथ में रखो। इसलिए यहाँ पे देखो ये चित्र बनाया हुआ है कि मन तो कर रहा है बहुत कुछ करने का, लेकिन बुद्धि को साथ में रखो कि जो चीज़ मन कह रहा है करने के लिए वो सही है या नहीं है, हम जिस राह पे चले हैं उसके आदर्शों के हिसाब से वो सही है या नहीं है, वो चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। और सुनना सबका है, यानी सबकी, जैसे अभी मैंने क्वेश्चन पूछा था कि अगर कोई एक सीन आता है सभी के सामने कॉमन, तो सबकी स्थिति एक समान होगी क्या? सबके विचार एक समान होंगे? क्योंकि सबके जो विचार है, सबके जो इमोशंस है, वो उनकी क्षमता के अनुसार, कैपेबिलिटी के अनुसार रहेंगे। तो हमें हर कोई, अगर मैं किसी को अपनी परिस्थिति बताता हूँ तो हर कोई अपनी स्थिति के अनुसार मुझे क्या देगा? सजेशन देगा, मुझे राय देगा। लेकिन मुझे पहले स्वयं को जानना है कि मेरी क्षमता कितनी है, मेरी कैपेबिलिटी कितनी है, मुझे मेरी कैपेबिलिटी के हिसाब से क्या करना है? निर्णय लेना है। लेकिन निर्णय लेने के समय पे अपनी बुद्धि को साथ में रखना ज़रूर है, ताकि हम किसी और राह पर न चलें। और 8वां पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है, टॉक लेस एंड वर्क मोर। बातें कम करो और काम ज़्यादा करो, क्योंकि बोलने से भी हमारी एनर्जी क्या होती है? बहुत ज़्यादा डिप्लीट होती है। क्योंकि कभी कभी हम क्या होते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं, और दोस्तों के साथ में, परिवार के साथ में कभी कभी हम इतना बातें करते हैं कि थोड़ी देर के बाद हेवी फील होने लगता है कि अरे इतना बात क्यों किया, अब थोड़ी देर शांति की ज़रूरत है। राइट? तो काम ज़्यादा करना है और बातें कम करनी है। तो अभी ये चित्र दिख रहा है आप लोगों को? ये चित्र में दो सिचुएशन सेम है, बरसात हो रही है, लेकिन दो अलग अलग व्यक्ति हैं। एक क्या कर रहा है? वेदर, यानी जो बारिश हो रही है, बारिश को कोस रहा है, और दूसरा है वो छतरी लेके उसको क्या कर रहा है? एंजॉय कर रहा है। तो हमें परिस्थिति के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है, परिस्थिति से परे जा करके हमें पॉजिटिव इमोशंस को क्या करना है? क्रिएट करना है। क्योंकि हम वेदर को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन बारिश होने वाली है तो हम छतरी या रेनकोट तो अपने पास रख सकते हैं। तो इसी तरह मुझे अपने इमोशंस को क्या करना है? प्रोटेक्ट करना। तो इस तरह से अगर हम अपने इमोशन को पावरफुल बनाएंगे, स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, तो हम आने वाले समय में परिस्थितियों को क्या कर पाएंगे? इजीली हैंडल कर पाएंगे, उनको ओवरकम कर पाएंगे। थैंक यू। मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा दीदी जी को भी, जिन्होंने मुझे यहाँ पे ये टॉपिक के ऊपर बोलने का मौका दिया। थैंक यू प्रभा दीदी, मीरा दीदी एंड करवा सिंह जी। थैंक यू वेरी मच। रेड लाइट। जग में